बायोलॉजी में अभी भी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे के अभी भी 300 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 280, 260, 250, 270। मेरे भी एक टाइम पे ऐसे मार्क्स आते थे जब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी। अभी हार्डली तुम्हारे पास 1 महीना बचा है नीट के एग्ज़ाम के लिए। अभी तुम अपनी बायोलॉजी को एटलीस्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इस वीडियो में मैं इस बारे में टोटली बात करूँगी। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री पे भी आएगी और फिजिक्स पे भी आएगी। ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चैप्टर का रिव्यू करने वाली हूँ और उन हर एक चैप्टर से तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डाटा बताने वाली हूँ। मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जहाँ से तुम मार्क्स इजीली उठा सकते हो और वो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। In case you are new to my channel, this is me, Medico Sana Naman. I am third year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar. And I scored 345 out of 360 in biology. हाँ, 2-3 क्वेश्चन में मेरी इसलिए मिस्टेक्स हो गई थी। दैट्स ओके, नाउ आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले तुम्हें फीचर्स ऑफ लिविंग, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना और बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो जितने भी उसके फीचर्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, स्पेशली मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों की तुम इन डेप्थ अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लेना। और अभी इस टाइम पे बायोलॉजी को तुम्हें इस तरह से रिवीजन करना है कि तुम हर चैप्टर का एटलीस्ट 100 से क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ जाओ। 100 क्वेश्चन बनाने लगो। जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन देख लो उस टाइम पे। अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार उस चैप्टर पे जाओ और अपने सारे रॉन्ग क्वेश्चन, स्किप्ड क्वेश्चन पे भी एक बार नजर डालो अपनी एनसीईआरटी के थ्रू, और इस तरह से अपनी एनसीईआरटी का भी रिवीजन करते हुए चलो। तुम्हें इस तरह से ये दिखेगा कि तुम्हें पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी कौन कौन सी लाइन नहीं आती है या कौन कौन सी लाइन तुम भूल रहे हो। तो वो चीज़ तुम्हें तो डायरेक्ट दिखेगी और तुम्हारा फोकस उस पर ज़्यादा अच्छे से जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करनी है, देन अपनी एनसीईआरटी पे जाना है। इस तरह से तुम्हें अभी इस टाइम पे रिविजन करना है। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड में तुम्हें प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिसेलुलर ग्रोथ और मल्टीसेलुलर ग्रोथ के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड लास्टली टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। एंड लास्ट में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ऑर्डर क्या है, किस सीक्वेंस में वो है, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, रैंक क्या होता है, स्पेशीज क्या होता है, ये सब क्या होता है। फिर किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तुमसे पूछ देगा, इसका किंगडम बताओ, इसका फाइलम बताओ, इसका रैंक बताओ। दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तुम्हें हर हाल में करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा, ये दोनों पहले किस ग्रुप में थे, अभी किस ग्रुप में है। अभी ये प्रोटिस्टा में है तो क्यों है, पहले एल्गी में थे तो क्यों थे, इसका तुम्हें रीजन भी पता होना चाहिए। इसी तरह पैरामीशियम और अमीबा के बारे में भी। उसके बाद तुम्हें आर्क बैक्टीरिया के बारे में एक एक लाइन पता होना चाहिए, हर एक चीज़ जो भी एनसीईआरटी में लिखा है सब इम्पॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया के बारे में सब इम्पॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोसिस्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हर एक चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और स्पेशली हेटेरोसिस्ट, इन सब का डायग्राम अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा, उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो तुम्हें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। उसके बाद तो उसके ग्रुप पे आ ही जाएंगे हम लोग। हाँ, जितना भी डिटेल दिया हुआ है क्राइजोफाइट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में, सबके बारे में अच्छे से तुम लोग को हर एक चीज़ पढ़ना है। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनोइड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट पे डायरेक्ट आते हैं, क्राइजोफाइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, इनके स्ट्रक्चर, इनका स्पेशल फीचर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर स्लाइम, मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ में भी जो भी क्लासिफिकेशन है उसका, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, वो सब कुछ अच्छे से देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका सेक्सुअल साइकिल। तो हमें उसका सेक्सुअल साइकिल पता होना चाहिए कि वो 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगामी, फिर कैरियोगामी, फिर मियोसिस। इस चीज़ में बच्चे बहुत गलत करते हैं, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद डाइकैरियोन क्या होता है, डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है, फिर सेप्टा क्या होता है, आसेप्टेड कौन कौन से फंगी हो जाएंगे, सेप्टेड कौन कौन से फंगी हो जाएंगे, माइसीलियम किस किस में प्रेजेंट होगा। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद इसके अगेन क्लासिफिकेशन पे हम लोग आ जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सब का एग्जाम्पल भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए और फीचर भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत एकदम भी, मतलब इन सबको तो तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। फिर स्पेशली इनका रिप्रोडक्शन,
कि कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कौन आसेक्सुअल कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज आसेक्सुअली कोनिडिया बनाता है और सेक्सुअली ये जूस्पोल बनाता है। एस्कोमाइसिटीज भी आसेक्सुअली कोनिडिया बनाता है, लेकिन ये एक्सोजेनसली बनाता है। ये सब पॉइंट छोटे छोटे हैं जो कि तुम्हें याद रहने चाहिए और ये एग्जाम में बहुत ही पूछता है। इसमें सोमैटोगैमी होता है, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। वैसे ही तुम्हें बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये इम्परफेक्ट फंगी है, इसके अंदर इसका सेक्सुअल फॉर्म होता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किंगडम प्लांटी पे। तो प्लांटी के बारे में जो वो 2 इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विनस लाइट रैप और ब्लैडर वॉट, ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसको मत छोड़ना। ऐसे ही वहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये भी एक पॉइंट है, ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे से देख लेना। फिर एनिमल किंगडम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर वही वायरस के बारे में, वायरस अच्छे से देख लेना कि कौन कौन सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होगा, कौन कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड होगा आरएनए वायरस होगा। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड में क्या क्या हो जाएगा, हर्पीज हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, लैम्डा फेज, बैक्टीरियोफेज, मतलब ये सब बेसिक चीज़ है जो तुमको पता होना चाहिए। आरएनए वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन कौन सा हो जाएगा, तो एचआईवी होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, मम्स होगा, मीजल्स होगा, ये सारे होंगे। इसके बाद तुम्हें लाइकेन देख लेना अच्छे से, और तुम्हें ये अच्छे से देख लेना कि प्लांट को कौन से जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले अफेक्ट करते हैं, तो एनिमल को कौन से करते हैं, बैक्टीरिया को कौन से वाले वायरस करते हैं, ये चीज़ भी अच्छे से देख लेना। बट वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है कि नेम किसने बताया, वो सारा कुछ अच्छे से देख लेना। अब हम लोग आ जाते हैं प्लांट किंगडम पे। बहुत इन डेप्थ नहीं बताऊंगी, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है इस वीडियो में पूरी की पूरी 11th की बायोलॉजी कंप्लीट ना हो, लेकिन जितना हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगी। बाकी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब जैसे ही प्लांट किंगडम स्टार्ट होता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम का जिक्र होता है कि लाइनन ने दिया। तो किसने दिया ये तुम्हें याद रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं एल्गी पे। तो एल्गी के लिए जो ये डायग्राम दिया है ना, ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से। हर एक चीज़ तुम अच्छे से देखो कि ग्रीन एल्गी का ये डायग्राम है, तो वॉलवर्क्स कैसा दिखता है, क्लेमाइडोमोनास कैसा दिखता है, और काला कैसा दिखता है। कारा पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्लेमाइडोमोनास पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ब्राउन एल्गी के लैमिनेरिया पे बहुत क्वेश्चन आया है। मतलब ये सारे टॉपिक सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको करके जाना है। एल्गी बहुत अच्छे से करना है तुम लोगों को, हर एक एग्जाम्पल अच्छे से करना है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सा है, फिलामेंटस फॉर्म कौन सा है, मेराइन फॉर्म कौन सा है, ये सारे एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गी जो है वो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। पर पोर्फायरिया, लैमिनेरिया, सरगस्सम, इन सब के बारे में अच्छे से देख लेना। यहाँ पर एक एक पॉइंट जो दी हुई है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो तुम जो ये वाला पैरा देख रहे हो ना, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेराइन एल्गी को एज अ फूड यूज़ किया जाता है, लेकिन जो है वो ब्राउन एल्गी इसको एज अ कमर्शियली यूज़ किया जाता है। आइसक्रीम में, जेलीज में, इन सब में किसको हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रासिलेरिया को, जेलीडियम को, ये सब कुछ अच्छे से तुम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आ जाते हैं सबके बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो किसमें किस तरह का पिगमेंट होगा, जैसे फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी है, रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन है। सबके पिगमेंट तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाले टेबल अच्छे से कर लेना, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट की। तो तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ब्रायोफाइट एक एम्फीबियन है। उसके बाद उसका जो भी इम्पोर्टेंट रोल है, लाइक वो प्लांट सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी की वजह से प्लांट सक्सेशन हुआ ऑन द बेयर रॉक। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए उसके बारे में कि उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड होता है। फिर आ जाते हैं उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे, जैसे स्फैग्नम। स्फैग्नम को हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये सब कुछ तुम्हें एनसीईआरटी से एक लाइन याद रखनी है। उसके बाद मोस और लाइकेन, ये दोनों रॉक्स पे कोलोनाइज किए थे, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, तो लीवर वॉट्स होता है और मोसेस होते हैं। तो लीवर वॉट्स के बारे में जितना भी कुछ दिया हुआ है, मॉस के बारे में जितना भी कुछ दिया हुआ है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, क्या है, गैमेटोफाइट है। तो मोसेस है, मोसेस 2 स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल कवर करता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसका वो प्रोटोनेमल स्टेज होता है, सेकंड स्टेज लीफी स्टेज होता है। उसके बारे में जितनी भी डिटेल दी हुई है वो सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं लीवर वॉट पे। तो लीवर वॉट से रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल करता है या दोनों करता है। दोनों करता है तो आसेक्सुअल में किस किस तरीके से करता है, वो फ्रैगमेंटेशन करता है, वो गामा बॉडी बनाता है जो कि आसेक्सुअल बर्ड है, फिर वो डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ तुमको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेरिडोफाइट पे। तो टेरिडोफाइट अगेन क्या है, स्पोरोफाइट है,
गैमेटोफाइट है, तो ये स्पोरोफाइट है। इसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर सिस्टम है। इसका जो भी जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सबका जो भी डायग्राम है वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको मत छोड़ना, वो डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार सारा कुछ अच्छे से देख लेना। इसके बाद इसका लीफ जो है वो स्मॉल स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है। स्मॉल को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। लार्ज को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जैसे कि सैल्विया, तो सैल्विया में कौन सा एब्सेंट होता है? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसके स्पोर जर्मिनेट करेंगे, तो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनता है? स्मॉल हो गया, इनकॉन्स्पीशियस हो गया, फ्री लिविंग मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक थायरॉइड बॉडी बनता है, जिसको हम लोग प्रोथायरस बोलते हैं। इसके बाद होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर का एग्जाम्पल्स। माइक्रोफिल और मैक्रोफिल का एक भी एग्जाम्पल देखना है कि माइक्रोफिल किस में होता है, मैक्रोफिल किस में होता है। उसके बाद इसका लास्टली क्लासिफिकेशन, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, ये सारे 4 क्लासिफिकेशन हुए और उसके एग्जाम्पल्स भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने इस 1-2 पेज में अपनी पूरी चैप्टर को कवर कर लिया था। लाइक इस पेज में तुम देख सकते हो, इस पेज में सिर्फ ये एक पेज, इस पेज में मैंने एल्गी को पूरा समराइज कर दिया। क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रूडोफाइसिया, ये तीनों मैंने लाइन से सीक्वेंस में लिख दिए। लाइक इनके हर एक एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन भी। इस बार इसी पेज में मैंने ब्रायोफाइट्स के बारे में भी डिस्कस किया है, इसी ब्रायोफाइट्स के लिवरवर्ट के बारे में भी डिस्कस किया है, मोसेस के बारे में भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे मैंने टेडोफाइट्स के बारे में सब कुछ लिख दिया। मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से एक ही पेज में कंसाइज है और इससे मुझे रिविजन करने में बहुत ईजी होता है। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो ये पेज मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी और वहाँ से तुम लोग इसको ले लेना, और यहाँ से तुम रिवाइज भी कर सकते हो उसको अगर तुम्हें रिविजन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। नेक्स्ट की मैंने इस पेज में मैंने टेरिडोफाइट्स को बहुत अच्छे से लिखा है, हर एक चीज़ इसके बारे में, माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, सब कुछ अच्छे से लिखा है। इसका पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल लिखा है अच्छे से। उसके बाद होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, इन सब के बारे में लिखा है। एंड देन इधर पीछे आ जाते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो देखो जिम्नोस्पर्म के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर नेक्ड सीट होता है, इसका जो व्यूज है ये एक्सपोज होता है, और ये बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों ही टाइम में ये एक्सपोज रहता है। तुम्हें सीकुआ प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि ये टॉलेस्ट ट्री है। देन आफ्टर इसका रूट तो जनरली टैप रूट होता है। इसके साइकस के अंदर कोलोइड रूट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। सिट्रस और पाइनस क्या है? तो ये दोनों कॉनिफर्स है। फिर कुछ रूट्स किसी किसी का फंगल एसोसिएशन भी होता है, जैसे कि हम लोग माइकोरिजा का फंगल एसोसिएशन होता है। फिर उसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें स्टेम को लेके कि किसी का स्टेम जो होता है वो ब्रांच होता है, किसी का अनब्रांच होता है। तो ये और इसका एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं तो ये याद कर लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में मेनली है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर जा रहा है, और उसके बाद डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे लास्ट डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पेज में अगेन मैंने टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया है। लाइक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस है, फीमेल कोन का पूरा डेवलपमेंट, यहाँ पे कॉनिफर्स के बारे में, और सीड हैबिटाट, किस किस रिक्वायरमेंट में सीड जो है वो ग्रो करता है, कैसे करेगा। ठीक है, तो ये पेज भी मैं तुम लोग को भेज दूंगी। मतलब इस यूनिट में अब बचा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मेनली तुम लोग को सिर्फ याद करना है, सिर्फ याद करना है, सब बस सबके एग्जाम्पल याद करने हैं, सबके बारे में याद करना है, और जो लास्ट में जितना भी ये हेमिकोडाटा ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद करना है। मतलब एनिमल किंगडम ईजी है, बस तुमको उसको मेमोराइज करना है अच्छे से, उसमें तुमको कुछ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करना है और वो तुम याद कर लोगे। तो एक यूनिट तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, आगे की सारी चीज़ें मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और बाकी तुम मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हो।